आज के युवा का दबाव, आज युवा सरकार बना रहा है। अगर आप युवाओं को कह दें तो उनकी भागीदारी इतनी स्ट्रांग है कि वो तय कर रहे हैं कि सरकार में कौन बैठेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है और उसको हिंदू नहीं चाहिए, उसको मुसलमान नहीं चाहिए, उसको अयोध्या नहीं चाहिए, उसको ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन वही युवा अब ये सवाल पूछ रहा है कि 70 साल में दुनिया के दूसरे देश बहुत आगे चले गए, हम क्यों नहीं गए? उनके यहां भी धर्म के झगड़े थे, उनके यहां भी मजहब के झगड़े थे। तो जब आप किसी चीज को छुपाते हैं ना, तो उसके बुरे परिणाम निकलते हैं, क्योंकि सच कभी ना कभी निकलता है। इस देश में 70 साल के बाद इतिहास में क्या हुआ, अयोध्या के साथ क्या हुआ, मथुरा के साथ क्या हुआ, काशी के साथ क्या हुआ, संविधान के साथ क्या हुआ, संविधान में किस किस तरीके से नाजायज चीजें जोड़ी गई, किस खामोशी के साथ जोड़ी गई, उन्हें क्यों बताया नहीं गया, उन्हें क्यों छुपाया गया। ये सब जैसे जैसे पब्लिक डोमेन में आएगा, समाज एक बेहतर राय की तरफ बढ़ेगा। और मुझे लगता है भारत में एक लंबे समय के बाद सोच में बदलाव आ रहा है। आज चुनाव जाति के नाम पे हैं, ये जाति 1000 साल से चल रही है, लेकिन कम हुई है, एजेंडे कम हुए हैं। देश को ध्यान में रख के चुनाव कम हो रहे थे, एजेंडों पे चुनाव होते थे। तो कोई सेकुलरिज्म की बात करता था, उन्होंने सेकुलरिज्म शब्द भारत के संविधान में 1976 में डाला और सेकुलरिज्म को एक तरफा डिफाइन किया। और जब इस पे बहस चल रही थी कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो एलएम सिंघवी साहब से मैडम इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई आप इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किए, क्या बनेगा। एलएम सिंघवी साहब ने कोई लंबी अपनी रिसर्च के बाद कहा कि धर्मनिरपेक्षता इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन होगा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर धर्मनिरपेक्ष सत्ता हो गई तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हर कोई आदमी उस धर्म मतलब अपनी ड्यूटी से विमुक्त हो जाएगा। धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी क्या है। तो जब आप ड्यूटी से ही कह देंगे कि ड्यूटी बगैर देश चलेगा, तो फिर प्रधानमंत्री कुछ करेगा, गवर्नर कुछ करेगा, समाज कुछ करेगा, एक हाहाकार, अनार्की मचेगी। तो हमने कुछ चीजों को राजनीतिक तौर पे किया, उसका असर ये देख रहे हैं कि जिस धर्मनिरपेक्षता को किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत लाया गया था, उसी राजनीति के चलते आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। लिहाजा भारत की मट्टी हजारों साल से, ये भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ, ये गांधी और पटेल और नेहरू ने पैदा नहीं किया। 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति की जमीन पर धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही नहीं है, इसकी मिट्टी में है। आप तो वो लोग हैं जो चींटी भी ना मर जाए उसके लिए भी मुंह पे कपड़ा बांध लेते हैं, कोई कीड़ा मुंह में न चला जाए उसको भी मान लेते हैं। आप तो सूरज की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, आप पानी की पूजा करते हैं। तो आप किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। इसीलिए इस देश में हजारों हजार साल पहले बाहर के लोग आए, रहते रहे, चले गए, आए चले गए, किसी ने किसी को नहीं मारा। लेकिन अब एक ऐसे हालात में आप पहुंच गए हैं कि जो आपके 5000 साल पुराने आदर्श थे, मूल्य थे, उनको जीने के लिए समाज वैसा नहीं है। आज ये देश भीड़ तंत्र से चल रहा है, भीड़ डरा देती है। एक भीड़ मजहब के नाम पे खड़ी हो जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट भी उससे डरने लगती है, वही पुलिस डर जाती है, वही व्यवस्था डर जाती है, वही सत्ता डर जाती है। तो देश किसी के डर से नहीं चलता है, देश किसी एक कानून से चलता है। आज इस देश में संविधान लोगों ने मजाक बना दिया है। जिस संविधान में जो चीज लिखी हुई है, और वो किसने लिखी, कैसे लिखी, लेकिन संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के लोगों ने लिखी, जो लिखा है उसको क्यों नहीं लागू किया जाता। उसके ऊपर हिंदू और नॉन हिंदू और कम्युनल और सेकुलर और लिबरल और मॉडर्न, इस किस्म के हम जाल इसलिए चलते हैं कि जिन लोगों ने राज किया था लंबे समय तक, आज सत्ता उनके हाथ से निकल रही है। आज सड़क पे बात करने वाले आदमी के पास जा रही है, आज सब्जी बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंच रहा है, वो भी अपनी बात कह रहा है। बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल थे, आज उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। उन्होंने जो किताबें लिखी थी उसमें झूठी बातें पकड़ी गई, उन्होंने संविधान के साथ झूठ बोला, उन्होंने इस देश के इतिहास के साथ झूठ बोला। तो तब एक तरफा इंफॉर्मेशन थी, आज कई इंफॉर्मेशन है। तो चाहे रोबेला थापर हो, चाहे इरफान हबीब हो, उनके तथ्यों को चैलेंज तथ्यों पे किया जा रहा है। तो किसी भी देश का इतिहास अगर आप देखें तो जिस जिस देश को भी आजादी मिली, उसके शुरू के साल जो हैं वहां सत्ता की राजनीति नहीं हुई। शुरू के 10-12 साल तक राष्ट्र निर्माण का काम किया गया।
तो हमारी बदकिस्मती यह है कि हम आजाद भी नहीं हुए, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई, और हमने पहले दिन से राष्ट्र निर्माण का जो काम होना चाहिए था, जो राष्ट्र नीतियों पर, वो पार्टी में कन्वर्ट हो गया और पहले दिन से हमारे यहां सत्ता का खेल शुरू हो गया। लिहाजा जो राष्ट्र में नीतियां बननी चाहिए थी इंडिपेंडेंट होके, बगैर किसी पार्टी के, वो नहीं बनी। और उसका कारण यह है कि हर पार्टी आई और उसने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया, उसने उसी हिसाब से संविधान बनाया, उसी हिसाब से कानून बनाए, उसी हिसाब से आईपीसी बनाई, उसी हिसाब से अंग्रेजों से संबंध रखे। और आज जब उससे आगे बढ़े तो पता ये चलता है कि ये तो राज सत्ता को जिंदा रखने के लिए बनाया था, ना कि राष्ट्र को। लिहाजा आज लोग कहते हैं कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या सत्ता महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने सही कहा कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है या सत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार जो आपने भी कही कि इतिहास में कहीं ना कहीं गलत पढ़ाया गया है। राष्ट्र निर्माण की आपने बात की, लगता है कि जो राष्ट्र निर्माण की जगह परिवार निर्माण जो हुआ आज़ादी के बाद, उसी की वजह से कहीं ना कहीं देश थोड़ा पीछे चला गया, थोड़ा या क्या बहुत पीछे चला गया, और आज वही ट्रैक पे क्या चल रहा है देश? नहीं, देखिए, आपने परिवार की बात कही तो देखिए वो तो एक अलग बात यह है कि सत्ता देश के लिए दी थी लोगों ने, आपको अपने परिवार बढ़ाने के लिए नहीं दी थी। लेकिन अगर उस दौर को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप, तो आप बताएं कि भारत का संविधान तो सबके ऊपर लागू है ना, और संविधान एक ही बार बनता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान को बनाया था तो शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि 70 साल में इस देश में इतने बौने और इतने छोटे लोग आ जाएंगे कि सत्ता पे बने रहने के लिए संविधान को भी ताक पर रख देंगे। तो सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जो भी कुछ संविधान में लिखा हुआ है, उन संविधान निर्माताओं को हम ये नहीं कह सकते वो हिंदूवादी थे या मुस्लिम परस्त थे या ये परस्त थे। वो देश के हित में उन्होंने बनाया, और उन्होंने गुंजाइश छोड़ी कि आने वाली नस्लें जब इसके ऊपर डिबेट हो तो किसी मामले पे एक व्यापक डिबेट के बाद उसमें वो बदलाव लाएं। लेकिन सन 1976 के अंदर मैडम इंदिरा गांधी की सरकार हिल चुकी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिस प्रियम्बल के अंदर ना डॉट लग सकता है ना डॉट मिटाया जा सकता है, उस प्रियम्बल में आपने सोशलिस्ट सेकुलर शब्द क्यों डाला? क्या इस पर डिबेट हुई थी? क्या पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई थी? क्या इसकी जरूरत थी? इसलिए आपने कुछ काम राजनीति के तौर पे किए, लेकिन आप ये नहीं बता पा रहे कि भारत के संविधान में जिन 12-22 तस्वीरों को, स्केचेस को नंदलाल बोस के अंडर में बनाई एक टीम थी, और उनसे कहा कि अगर भारत का संविधान कोई हाथ में उठा के देखे और उस पर भारत न लिखा हो तो एकदम हम जैसे ही खोले तो वो भारत का संविधान समझ में आ जाए कि ये भारत का होगा। तो इस पे एक व्यापक चर्चा हुई, और चर्चा के बाद में लोगों ने कहा कि भाई नंदलाल बोस जो हैं वो बंगाल के रहने वाले हैं, शांति निकेतन के रहने वाले हैं, उनको इसका जिम्मा दिया जाए कि वो इसकी स्टडी करें और भारत की सभ्यता और भारत की मट्टी इसमें नजर आए, और बगैर भारत लिखे लोग कहें कि ये भारत का संविधान है। उन लोगों ने एक लंबी स्टडी की और नंदलाल बोस के अंडर में 9 लोगों की टीम बनी और शांति निकेतन के कुछ स्टूडेंट आए, वो बेहतरीन आर्टिस्ट थे, और 22 स्केचेस को फाइनल किया गया, और वो स्केचेस भारत के संविधान में डाले गए। जहां जगह जगह खाली थी वहां लिखा गया। तो जो भारत के संविधान का आप पहला पन्ना पलटेंगे, जो ओरिजिनल संविधान है, जिसपे राजेंद्र प्रसाद के, जवाहरलाल नेहरू के, पटेल के, सबके साइन हो रहे हैं, उस ओरिजिनल संविधान के पहले पन्ने के ऊपर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी की तस्वीर बन रही है। अब उस वक्त तो ना आरएसएस थी, न राइट विंगर थे, न जनसंघ थी, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था। उस जमाने तो वही लोग थे जिन्हें हम राष्ट्रीय नेता कहते हैं, अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं। लेकिन देश को यह भी तो पता होना चाहिए कि जब संविधान के अंदर ये चीजें थी तो फिर किसके कहने से एक समय के बाद उनको रिमूव कर दिया गया? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो ओरिजिनल संविधान था उसको किसने गड़बड़ किया? इसके साथ आपने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट लाते आप तो 100 से ऊपर अमेंडमेंट लाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मूल जो भावना थी उसे किसने हटाया? तो यह सवाल आज इसलिए पूछ पा रहा है देश क्योंकि इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले तो इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो संविधान में आपने 1976 में व्यापक चर्चा हुई पार्लियामेंट के अंदर, और 76 में चर्चा होने के बाद 42वां संविधान संशोधन पास किया गया, और 42वें संशोधन में पास करके 7वीं सूची में सरकारों से यह कहा गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए
और परिवार नियोजन के लिए तत्काल कानून बनाए। ये 76 में पास होकर के आपके संविधान में आ गया, 42वें संविधान संशोधन की 7वीं सूची के तहत। लेकिन 76 से लेकर के 2019 आ गई। ये क्या बात होती है कि जैसे ही जनसंख्या की कोई बात करी जाती है तो यह कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ कोई एजेंडा है, और उसको इस तरह से प्रचारित कर दिया जाता है कि जिस वक्त न ये लोग सत्ता में थे, जिनको आप राइट विंगर कहते हैं, तो ये संविधान की बहस हुई तो उस जमाने तो कांग्रेस के पास सत्ता थी, तमाम वही लोग थे, वही मेजोरिटी में थे। तो भाई अगर जनसंख्या नियंत्रण भारत के लिए जरूरी है, जिस भारत में 130 करोड़ बसते हों और उसमें 12 करोड़ इलीगल लोग रहते हो, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में इलीगल रह रहे हैं, उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद अफगानिस्तान से आए हुए रह रहे हैं, उसके बाद 27 देशों से आए हुए इलीगल लोग रह रहे हैं, भाई तो वो पानी है, हवा है, मिट्टी है, खाना है, गेहूं है, खा तो इसी देश का रहे ना, वो इलीगल है। तो जैसी जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी, देश में कहा जाएगा देखिए साहब ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो ये जो राजनीति है, ये वो घटिया राजनीति है जिसने कुछ लोगों को सत्ता पे बिठाया होगा या सत्ता से उतारा होगा, लेकिन देश पटरी से उतर गया है। लिहाजा मेरा कहना यह है कि जब देश ये कहता है कि संविधान सर्वोपरि है, न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न क्रिश्चियन है, अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो जो संविधान में है फिर उसका पालन होना चाहिए। वो मेरे खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाए, ये महत्व नहीं है, लेकिन वो देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, वो राष्ट्र के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लिहाजा जो बात आप कह रहे हैं, संविधान का प्रयोग, संविधान का इस्तेमाल, सत्ता का इस्तेमाल, सत्ता के संस्थानों का इस्तेमाल आपने परिवारों को बड़ा करने में लगाया, तो आज देश उसी को भुगत रहा है। इसीलिए इस देश की राजनीति में आप तमिलनाडु में चले जाएं तो एक परिवार है डीएमके का, आप बिहार में चले जाएं एक परिवार है लालू का, आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं एक परिवार है मुलायम सिंह का, आप उड़ीसा में चले जाएं तो पटनायक का परिवार है, आप कश्मीर में चले जाएं तो एक मुफ्ती का परिवार है, एक अब्दुल्ला का परिवार है। तो आप पूरे देश में देखेंगे कि परिवार पैदा हुए, क्योंकि उनको लगा परिवार के तहत राजनीति करना वैसे ही आसान है कि एक साहब 19 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे और कुछ 1.5 साल तक एक बेचारे साहब रहे जिनके ऊपर फिल्म आ गई कि उनको सत्ता से कैसे बेदखल किया गया, लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद फाइल में आपने देखा। उनके हटने के बाद मैडम इंदिरा गांधी लंबे समय तक बनी रही, फिर वो मर गई तो उनके पुत्र आ गए, फिर उसके बाद में कोई अभी तक नहीं बन पा रहा, तो वो भी एक सस्पेंस। लेकिन अब प्रॉक्सी चलाया जा रहा है, 10 साल एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो तो कुछ कर नहीं पाता, सत्ता 10 जनपद से चल रही थी। तो हमने नींवी सी की डाली है। तो पहली बार अगर आप केंद्र में देखें तो एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बहुमत पे है, उसकी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन परिवार नजर नहीं आता हमें उसमें, और उस पार्टी में कोशिश हो रही है कि परिवार के लोग प्रमोट ना हो, क्योंकि उनकी भी आदत थी, बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी कोशिश तो हो रही है। तो इस बुरे हालात में अगर ये छोटी सी भी कोशिश है तो ये देश के लिए अच्छी है, ये जारी रहेगी, क्योंकि लोगों में संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया को देखने का मौका मिला है। और हम तमाम हिंदुस्तानियों की समस्या यह है कि हमको लगता है हम दुनिया में सबसे बुरे हैं, सब कुछ हमारे यहीं हो रहा है। अब संचार क्रांति से पता चलता है कि अब हमारे यहां एक रेप हो जाता है तो लोग रेपिस्तान कहते हैं, लेकिन अमेरिका में तो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। हमसे बड़ी डेवलप सोसाइटी है, हमसे बड़ी मॉडर्न सोसाइटी है, बड़ी एडवांस सोसाइटी है, तो रेप क्यों हो रहे हैं? लेकिन भारत का रेप भारत को रेपिस्तान बना देता है, लेकिन अमेरिका का रेप अमेरिका को रेपिस्तान नहीं बनाता है। तो हम सेल्फ गिल्ट में भी रहते हैं, हमें दुनिया के बारे में नहीं पता है, हमारे यहां आतंक है। तो दुनिया कहती है कि इस्लामिक आतंकवाद है, लेकिन हमारे यहां इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे हजारों घटनाएं हुई, लेकिन हमारी राजनीति और उस अपीजमेंट के डर से कि एक वर्ग नाराज हो जाएगा, उसका वोट लेना है, लिहाजा हमारे यहां इस्लामिक आतंकवाद कहने से लोग डरते हैं। और हिंदू आतंकवाद जो नहीं था, जो खुद उस सरकार ने, जिस सरकार ने इसको क्रिएट किया, वो भी साबित नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि हिंदू आतंकवाद कहने से इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। પુષ્પેન્દ્રજી, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અનેક મુદ્દાઓ પર આપણે ઇતિહાસ વિશે નવું જાણવા મળ્યું, બંધારણનો ભાગ હોય કે પછી ઇસ્લામિક ઓર્ગેનાઇઝેશન ટેરરિઝમ હોય, અનેક મુદ્દાઓ પર આપણને અનેક નવી માહિતી મળી, જેના કારણે આગામી ભવિષ્યની પેઢી સુધી જો આ માહિતી પહોંચે તો ભારત દેશને ઘણો જ ફાયદો થઈ શકે છે. કેમેરામેન ઉમેશ સાથે કેતન જોશી, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ.